अभी तक सिर्फ थ्योरी चल रही थी, लेकिन अब शुरू हुआ प्रैक्टिकल। दलितों के मंदिर प्रवेश, एक जगह पानी पीने, छुआछूत और जाति पाति मिटाने के लिए उन्होंने कई क्रांतिकारी कदम उठाए थे, जैसे 1927 में मनुस्मृति दहन, 1928 में महाद सत्याग्रह, 1930 में नासिक सत्याग्रह, 1935 में येवला सम्मेलन में हिंदू धर्म छोड़ने का ऐलान। इन सब प्रयासों ने दलित समुदाय को इकट्ठा होकर अपना हक मांगना सिखाया और प्रतिनिधित्व का डर उनके दिल से गायब कर दिया। यही नहीं, अंबेडकर ने शोषित समाज को अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म भी मुहैया करवाया, जिसके लिए साल 1927 से लेकर 1956 तक उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 वीकली और फोर्टनाइटली मैगजीन्स का संपादन किया। इन प्लेटफॉर्म्स की क्या अहमियत थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दलित समाज में आज भी खुद के विचार रखने के लिए गहमा गहमी रहती है, क्योंकि आज भी मीडिया में उनकी भागीदारी पूरी नहीं है। यही नहीं, दलित स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने काफी काम किया ताकि इन वर्गों से आने वाले स्टूडेंट्स पढ़ाई में पीछे न रह जाएं, जिसके लिए अंबेडकर ने कई जगह दलित छात्रों के लिए हॉस्टल्स, नाइट स्कूल, लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं को शुरू करवाया। अंबेडकर ने पढ़ाई के साथ साथ उनको कमाई के साधन भी मुहैया करवाए, क्योंकि उन्हें पता था कि दलित छात्रों के लिए बिना इनकम के शिक्षा हासिल करना और उसे सस्टेन करना काफी। 1937 लाहौर के एक अधिवेशन के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो पेपर तैयार किया, उसे बाद में एनाइलेशन ऑफ कास्ट के नाम से जाना गया। इस अधिवेशन को जात पात तोड़क मंडल ने आयोजित किया था, पर जिस कदर इस किताब में पाखंड को उजागर किया गया था, जात पात तोड़क मंडल भी इसे झेल नहीं सका। बाद में एनाइलेशन ऑफ कास्ट एक अहम किताब बनी, जिसमें पहली बार जाति के हास्यास्पद गठन को बेहद ही समझदारी और क्लैरिटी के साथ बताया गया था। इससे पहले पता ही नहीं चलता था कि आखिर जाति क्या है और ये आई कहां से। अब वक्त था पूना पैक्ट के बाद हुए नुकसान की भरपाई का। भारत आजाद होने की तरफ कदम बढ़ा रहा था। ऐसे में मुल्क को नई चीजों की जरूरत थी। अंबेडकर ने ऐसे मौके पर खुद को री इन्वेंट किया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गठन में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अहम रोल था। 1935 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के साथ साथ बैंकिंग पर उनके द्वारा लिखे गए पेपर और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनके सुझावों के आधार पर ही भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। भारत के निर्माण में तमाम कदमों के साथ ये भी एक बड़ा कदम था। संविधान का निर्माण तो बहुत बाद में आया, लेकिन देश के निर्माण में तो वो बहुत पहले से शामिल थे। अपनी राजनीति की शुरुआत में ही वो मजदूरों के संपर्क में आए थे और उनकी समस्याओं को वो बाखूबी समझते थे। उन्होंने सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि कानून के द्वारा उनकी मदद करने का प्रयास किया। मजदूर और कमजोर वर्ग के हितों के लिए और सीधे सत्ता में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। इसमें उन्होंने श्रम कल्याण निधि के लिए एडवाइजरी कमेटी बनाकर उसे लागू कराया। फिर भारतीय सांख्यिकी अधिनियम पारित कराया ताकि लेबर, डेली मजदूरी, आय के अन्य स्रोत, मुद्रास्फीति, ऋण, आवास, रोजगार, जमा पूंजी तथा श्रम विवाद से संबंधित नियमों को कानूनी जामा पहनाया जा सके। लोगों का शोषण रोकने के लिए ये बहुत क्रांतिकारी कदम थे। इससे पहले बहुत सी चीजें वर्बल होती थी, जिससे शोषण की संभावना ज्यादा थी। सन 1945 में डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय और औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। 1946 में उन्होंने निवास, जल आपूर्ति, शिक्षा, मनोरंजन, सहकारी प्रबंधन आदि से श्रम कल्याण नीति यानी लेबर लॉ की नींव डाली। इसके बाद भारतीय श्रम सम्मेलन की शुरुआत की, जो आज तक जारी है, जिसमें हर साल प्रधानमंत्री शिरकत करते हैं। वायसरॉय की काउंसिल में श्रम मंत्री की हैसियत से अंबेडकर ने श्रम कल्याण के लिए वो सब किया जिसके लिए भारत का श्रमिक कामकाजी वर्ग अंबेडकर का ऋणी रहेगा। यही नहीं, भारत में नदियों को जोड़ने का आइडिया भी सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही दिया था। अंबेडकर ने 3 जनवरी 1944 को कोलकाता में सोन नदी, दामोदर घाटी और महानदी जैसी कई योजनाएं पेश की थी।
ये पहल उनके द्वारा पेश भारत की पहली जल नीति के रूप में जानी जाती है, जो भारत में जल स्रोतों की उपयुक्तता के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में दर्ज है। इससे नदियों को जोड़ना, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग, केंद्रीय जल एवं विद्युत प्राधिकरण बनाने के रास्ते प्रशस्त हुए। अंबेडकर ने भारत के विकास हेतु मजबूत तकनीकी संगठन का ढांचा पेश किया, जिसे 4 अप्रैल 1945 को वायसराय द्वारा अनुमोदित किया गया तथा बड़े बांधों वाली तकनीकों को भारत में लागू करने का प्रस्ताव दिया गया। मतलब आजादी के पहले ही देश निर्माण प्रारंभ हो चुका था। वो चीज भी हुई जिसके लिए उन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है। भारत आजाद होने वाला था और इसके लिए संविधान लिखा जाना था। इस कार्य के लिए अंबेडकर से ज्यादा उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं था। 7 सदस्यों वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी जो सारी चीजें खोज खोज कर लिखेगी। इस संविधान को लेकर भयानक डिबेट्स हुई। इस दौरान अंबेडकर द्वारा दी गई स्पीचेस को आज भी याद किया जाता है। 2 साल 11 महीने और 17 दिन की कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुए संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को सौंपकर डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी भारत उसी लिखे हुए पर चलता है। ये कुदरत का एक अजब उपहार था, जिसमें करोड़ों लोगों का देश अपने एक अछूत बेटे के हाथों से लिखे संविधान पर चलने वाला था।